everyone, welcome back to another video. I hope you guys are doing well and going well also. Today's topic is Amending Act of 1781. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को जानने से पहले पिछले चीज़ों को जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे, एक बार कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये पढ़ा 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी, 1608 में इंडिया आई थी ट्रेडिंग पर्पज़ से। लेकिन वो कहाँ से कहाँ अपने पावर का यूज़ कर रही थी आपने देखा। 1757 में इतना बड़ा बैटल हुआ, 1764 में इतना बड़ा बैटल हुआ। ये सब देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा दूसरे लेक्चर में। ये जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, किसी चीज़ को गाइड करना, मतलब ये अपना पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, उसी चीज़ को गाइड करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्ट बनाया था कि थोड़ा डायरेक्शन, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस में चले। हमने ये जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। एक गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो सर्वेंट थे उनसे इस तरह काम करवाया जाता था। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करवाया था लेकिन सैलरी नहीं दी जाती थी। तो ये चीज़ एबॉलिश कर दिया उस एक्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो हम लेकिन इतना होने के बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स पाए गए थे। दैट्स वाई अमेंडिंग एक्ट पारित की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेंडिंग एक्ट पारित किया 1781 में। 8 साल बाद ये एक्ट आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड दिस एक्ट टू रेटिफाई मतलब होता है संशोधित करना किसी चीज़ को। टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है और अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ये देखा कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट को रेटिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट बनाया गया था। कब? 1781, मतलब ये 1773 में आया था। 8 साल बाद इसको बनाया गया 1781 को। और उसके बाद हम ये जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट था 1774 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। हमने बताया था जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो गवर्नर जनरल्स थे उनकी काउंसिल थी और सर्वेंट थे जो कंपनी के, उनके ऊपर कोई जुरिडिक्शन करने का वो नहीं था, अधिकार नहीं था। दैट्स वाई वी राइट दिस, एग्जैम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स among with their servant of company to jurisdiction of HC। मतलब क्या नाम है, गवर्नर जनरल जो थे, उनके काउंसिल जो थी और सर्वेंट जो थे, उनके ऊपर एचसी कोई जुरिडिक्शन नहीं कर सकता था। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, रेवेन्यू मैटर पे भी ये कोई क्या नाम है जुरिडिक्शन नहीं कर सकते थे। एससी एक्सक्लूडेड फ्रॉम और ओवर द जुरिडिक्शन ऑफ न्यू मैटर। मतलब इनको रेवेन्यू मैटर पे भी कोई ज्यूरिडिक्शन का हक नहीं था। और नेक्स्ट ये था, हैव द पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑन पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। जैसे कि एचसी के पास जो पर्सनल लॉ होते थे उसी का मतलब बस जुरिडिक्शन था। जैसे कि हिंदू लॉ होता है, हिंदू लॉ हो गया,
मोहम्मदन लॉ हो गया। बस एससी के पास यही पावर था। प्रोविंशियल कोर्ट जो थे, प्रोविंशियल कोर्ट जो थे, प्रोविंशियल कोर्ट को रेगुलेट गवर्नर जनरल ही करते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट रेगुलेट बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर, तो एक बार हम फिर से शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था अमेंडिंग एक्ट को, इसको रेटिफाई करने के लिए, जो डिफेक्ट्स पाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में उसको रेटिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था। गवर्नर जनरल थे, जो काउंसिल थी, उनकी सर्वेंट जो थी, एससी के पास उसका कोई राइट नहीं था, उनके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं कर सकता था। रेवेन्यू मैटर जो थे उस पर भी एससी के पास कोई क्या नाम है, जुरिडिक्शंस का कोई राइट नहीं था। एससी और उसके पास बस यही राइट था, जो पर्सनल लॉ थे उसी का राइट था एससी के पास। प्रोविंशियल कोर्ट जो थे उसको रेगुलेट करते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट्स कि जो क्या नाम है प्रोविंशियल कोर्ट थे, वो कुछ भी अप्लाई करना होता था तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करते थे, ना कि एससी में करते थे। इतना हम जाने। और जो गवर्नर एससी था हमारा, सुप्रीम कोर्ट था जो, वो कैलकाटा के लोगों पर ही उनका मतलब अधिकार था, और ये हमने समझा कैलकाटा के लोगों पे ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट, विच इज़ डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।